उपाय कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में किसानों से संबंधित समस्या क्या-क्या है और उसके उपाय क्या है, हम लोग आज इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे। देखिए, किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है वर्षा पर निर्भरता, या वर्षा पर निर्भरता ना बोलकर हम लोग बोल सकते हैं सिंचाई। सिंचाई की बड़ी दुविधा है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान हो या भारत के किसान हो, उनके पास एक ही समस्या होती है, वर्षा पर निर्भरता। ये पॉइंट लिखा जा सकता है। दूसरा, पहला पॉइंट तो हो गया वर्षा पर निर्भरता। दूसरा, किसानों के पास समस्या क्या आ रही होती है? एक तो वर्षा की सिंचाई की समस्या है, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता, व्यवस्था नहीं है, कुछ जगह पर है, कुछ जगह पर नहीं है। कुछ जिले इतने अच्छे हैं कि वहां पर बहुत अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन कुछ जगहों पर बड़ी समस्याएं हैं। तो हम लोग इस पर बात करेंगे। सिंचाई की समस्या है। क्यों? क्योंकि वर्षा पर निर्भरता है और पूरे साल भर की फसल नहीं उगा सकते। दूसरी बात, किसानों के पास हमेशा समस्या रहती है कि जब भी वो बुआई करता है और जब वो फसल की कटाई करता है, इन दोनों समय पर उसको समस्या होती है पूंजी की समस्या। और पूंजी की समस्या है कि उसे ऋण नहीं मिलता। तो किसानों के पास एक पूंजी की समस्या बनी रहती है हमेशा। पूंजी की समस्या बनी रहती है। किसान को दो समय पे पूंजी की अधिक जरूरत पड़ती है। एक तब जब वो बुआई कर रहा है, और एक तब जब किसान अपनी फसल को काटा रहा है, क्योंकि उस समय उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। किसानों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूंजी नहीं होती है। ठीक है, तो पूंजी की समस्या। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही आपने लिखा है प्रसून, तकनीकी की समस्या। तकनीक की समस्या, तो ये समस्या लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का अभाव, तकनीकी का अभाव। देखिए, तकनीकी का अभाव क्यों? ऐसा नहीं है कि किसान खरीद नहीं सकते, खरीद सकते, लेकिन उन किसानों के पास तो तकनीक है जो बड़े किसान है। लेकिन मध्य प्रदेश हो या भारत हो, सबसे ज्यादा किसानों का जो परसेंटेज है वो सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर्स है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो टोटल 41% के आसपास हमारे मध्य प्रदेश में सीमांत किसान है। 41%। जिन किसानों के पास जमीन 1 हेक्टेयर से भी कम है, उनकी परसेंटेज कितना है? 41%। यानी 41% किसानों के पास तो 1 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है। तो जब 1 हेक्टेयर जमीन ही नहीं है उस किसान के पास, तो आप सोच सकते हो कि वो ट्रैक्टर कहाँ से लाएगा, मशीनरी कहाँ से लाएगा। हर एक चीज को उसको चलाने के लिए रेंट पर लेना पड़ेगा, या पारंपरिक तरीकों से जो बेल है उससे करना पड़ेगा। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तकनीकी का अभाव, ये तकनीकी का अभाव क्यों हो गया है? इसमें आप लिख सकते हैं सीमांत किसान है। मध्य प्रदेश में सीमांत किसानों की संख्या लगभग 41% है, जिनके पास लगातार पूंजी का अभाव रहता है। और ये 41% किसान वही हैं जो हमेशा क्या करते हैं, जैसे ही उनकी फसल कटती है, कटने के तुरंत बाद मार्केट में बेच देते हैं। और ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, जो लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है विपणन का, मंडी का, तो उनको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी कि क्या होता है कि जब भी किसान एकदम से जब फसल कटती है, तो उस समय उस फसल के भाव सबसे नीचे होते हैं। धीरे धीरे भाव भाव जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो फसलों के भाव क्या होते हैं? जैसे अभी सोयाबीन के भाव जो है, मैं आपको बता दूं, बीज के टाइम पर जब किसान को बीज की जरूरत पड़ रही थी, और बीज की जरूरत सबसे ज्यादा सीमांत किसानों को पड़ती है, क्योंकि वो कभी भी बीज नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके पास सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं होता, पूरी फसल बेच देते हैं। वही किसान जो अपनी फसल को 4,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन में बेचेगा, वही किसान फिर बीज के रूप में 10,000 रुपए क्विंटल में खरीदता भी है। तो कितनी बड़ी समस्या है। तो ऐसे में बीज के टाइम खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। पूंजी की समस्या तो थी ही, चूंकि सीमांत किसान है, तकनीकी की समस्या भी है। ऐसे में उसको जल्दी से पैसा किसी का चुकाना होता है, तो तुरंत मार्केट में फसल काटते से ही बेच देता है।
और जब भी फसल तुरंत कटने के बाद बिकती है तो भाव सबसे लोवेस्ट प्राइस में मिलता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। भारत में उन किसानों को ज्यादा फायदा मिलता है जिनके पास फसल को भंडारण करने और रोकने की क्षमता है, और जो बड़े किसान हैं जिनके पास तकनीक है और जिनके पास पूंजी की व्यवस्था है, तो उनके पास कोई समस्या नहीं है। लेकिन सीमांत किसानों की संख्या मैंने बताया ना, 41% भारत में लगभग मध्य प्रदेश में सीमांत किसान है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो तकनीकी की समस्या इस वजह से आ जाती है। तो केवल उन लोगों के लिए आती है जिनके पास अभाव रहता है हमेशा। एक और समस्या, विपणन की समस्या। विपणन की समस्या। विपणन की समस्या क्यों हो जाती है? विपणन का मतलब होता है मार्केट, बेचने की समस्या। समस्या ये हो जाती है कि जब किसान बम्पर पैदावार करता है तब उसका माल बिल्कुल कौड़ियों के दाम बिकता है। जब किसान बम्पर पैदावार करता है तो उसका दाम कौड़ियों में बिकता है। और जब किसान किसी वजह से कम पैदा कर पाता है, प्रकृति की वजह से या किसी और कारणों की वजह से, बीमारियों की वजह से कम पैदा होती है, तब भाव ऊंचाई छू लेते हैं। यानी विपणन यानी मार्केट में बेचने का उसको अभी तक समझ में नहीं आया है। इस विपणन की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने थोड़ा सा कारगर फैसला जरूर लिया गया था। एमएसपी सरकार जरूर फिक्स करती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो एमएसपी पे बेचने की टाइम बहुत लेट आता, तब तक आधे किसान अपना फसल बेच चुके होते हैं। तो विपणन की एक समस्या है एक किसान के लिए, बड़ी समस्या। अच्छा, पहले के आंसरों में हम लोग विपणन के साथ एक चीज जो लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या। पहले ये बहुत हुआ करती थी। अब अपने आंसर में आप ट्रांसपोर्टेशन की समस्या मत लिखिएगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज हर एक गांव से ट्रांसपोर्टेशन जुड़ चुका है, तो ट्रांसपोर्टेशन की इतनी समस्या नहीं आती। समस्या है कुछ जगह, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम नहीं बोल सकते उसको, किसानों से संबंधित। ठीक है। ये आधुनिक रसायनों की समस्या। ये आधुनिक रसायनों की समस्या में मैं तकनीकी के अभाव में भी लिख सकता हूँ। आधुनिक रसायनों की समस्या समस्या क्यों है? समस्या इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश हो या पूरा भारत क्यों ना हो, यहाँ पर जितने भी किसान हैं, बहुत कम किसान, अगर आप पंजाब वगैरह को छोड़ दें, तो इनको कृषि से संबंधित पारंपरिक ज्ञान तो है, लेकिन टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है। दुकान पर जाएंगे, जो पेस्टिसाइड और केमिकल की दुकान होती है वहां पर जाएंगे, उनको बोलेंगे ये चीज है, वो उसको दे देगा। यानी अपने अंदर वो जो एजुकेशन होना चाहिए, एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो एजुकेशन होना चाहिए, उसकी समस्या है। तो ऐसे में कोई भी दुकानदार आपको गलत दवा भी दे सकता है। गलत दवा यानी ज्यादा डोज वाली दवा दे सकता है। ऐसे में वो किसान ज्यादा उपज करने के चक्कर में उस दवा को डाल तो देता है, लेकिन वो अगली फसल के लिए नुकसान कर सकती है। तो किसानों के लिए आधुनिक रसायन की समस्या से मतलब है आधुनिक रसायनों से संबंधित शिक्षा का अभाव। आधुनिक रसायनों के उपयोग से संबंधित शिक्षा का अभाव लिखा जा सकता है। एक बड़ी दिक्कत है ये। विपणन आपको समझ में आ गया होगा, आधुनिक रसायनों की समस्या समझ में आ गई होगी, और तकनीकी का अभाव समझ में आ गया होगा, पूंजी का अभाव समझ में आ गया होगा, सिंचाई का अभाव समझ में आ गया होगा। उन्नत बीज की समस्या। उन्नत बीज की समस्या, ये किसानों को उपलब्ध आज भी इस तरीके से नहीं होता है। उन्नत बीज खरीदने जब किसान जाएगा, जब अच्छा फोरम से बीज खरीदेगा, वो गवर्नमेंट से बीज निगम से बीज खरीदने की कोशिश भी करेगा, तो वो नॉर्मल बीज से इतने ज्यादा दाम में मिलेगा कि वो शायद खरीदेगा ही नहीं। हालांकि बहुत फायदा पहुंचा सकता है। और सरकार के पास ऐसी अभी योजना सरकार लाती है, उन्नत बीज योजना के अंतर्गत सरकार बीज वितरण योजना शुरू करती है कि भाई किसानों तक पहुंचाया जाए, लेकिन वो क्रियान्वयन नहीं हो पाता। किसान उससे अछूते रह जाते हैं और उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, जो भी हमारे राज्य में होता होगा। उन्नत बीज की समस्या को इस तरह समझ सकते हैं कि प्रत्येक किसान के पास उन्नत बीज नहीं पहुंच पाता है, और किसान पुराने ही बीज को बार बार बोते हैं। ये पारंपरिक प्रकार की कृषि है, तो इसको आप समझ सकते हैं। और आखिरी में आप लिख ही सकते हैं, सातवां, जलवायु की समस्या।
या प्रकृति की समस्या, जलवायु ना लिख कर प्रकृति की समस्या। प्रकृति की समस्या में लिख सकते हैं सोयाबीन बोई है लेकिन बोने के बाद 15-15 दिन तक कोई 15-15 दिन तक कोई भी नहीं उगाया गया, पानी नहीं गिरा। यानी सोयाबीन बोने के बाद अगर 15 दिन तक कोई पानी नहीं गिरा तो बड़ी समस्या है। और अगर हमने ठंड के दिनों में फसल बो के रखी है, गेहूं की फसल बो के रखी है और ऊपर से अगर ओले गिर गए तो दिक्कत। तो प्रकृति की एक बहुत बड़ी समस्या है। गुड मॉर्निंग शिवराज जी, गुड मॉर्निंग करिश्मा जी। चलिए, प्रकृति की समस्या है, प्लस उन्नत बीजों की समस्या है, प्लस आधुनिक रसायनों की समस्या है, प्लस विपणन की समस्या है, प्लस तकनीकी का अभाव है, और पूंजी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है। क्यों? क्योंकि वर्षा पर निर्भरता है। वर्षा के अलावा दूसरी जो ऑप्शन है वो किसानों के पास नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने लिखा होगा। शीला एक लड़की है जिन्होंने अच्छा आंसर लिखा था, बढ़िया आंसर लिखा था आपने। नेक्स्ट, उपाय क्या क्या हो सकते हैं? किसानों की समस्या के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, समस्या जो है वही उसी का उपाय है। पहला सिंचाई की समस्या है, बहुउद्देशीय योजना के माध्यम से द्वारा सिंचाई उपलब्ध कराई जाए। बहुउद्देशीय योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की उपलब्धता कराई जाए। ठीक है, हाँ, यही प्रॉब्लम इंडिया की सेम लिख सकते हैं, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश का कहीं जिक्र ही नहीं किया। देखिए, जो आपने अगर आप इसमें मध्य प्रदेश जोड़ोगे कि मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड किसान की समस्या है, तो मैं आपको एक पॉइंट इसमें बता देता हूं। आप ये जोड़ सकते हो, अपर्दन की समस्या, मिट्टी की अपर्दन की समस्या कहां पर ये भिंड मुरैना रीजन में है। बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं मध्य प्रदेश में ये समस्या नहीं लिख सकते हैं, बाढ़ वाली। ये मध्य प्रदेश में बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आप इंडिया लिख रहे हो तो अपर्दन तो लिख ही रहे हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो हो ही रहा है ना। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में होता है। बाढ़ लिखोगे तो आप गंगा यमुना के मैदान में बाढ़ वाले रीजन लिख सकते हैं, जिससे बिहार में हर साल आती है। तो ये दो पॉइंट ऐसे चलेंगे। इंडिया में बाढ़ जोड़ देना, और अगर मध्य प्रदेश का लिख रहे हो तो बाढ़ को ना लिखकर अपर्दन लिख देना खाली, और मुरैना भिंड और चंबल क्षेत्रों में अपर्दन की समस्या है। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा सही आपका। दूसरे वाले पे आते हैं। बहुउद्देशीय योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कराए सरकार, ये सिंचाई की समस्या खत्म हो जाएगी। उपाय है किसानों को ऋण उपलब्धता समय पर। किसानों को ऋण तो मिल जाता है, लेकिन कब मिल रहा होता है? फसल भी बो दी, काट भी दी, उसके बाद कभी ऋण मिल रहा है, कभी बीच में मिल रहा है। सही समय पर अगर ऋण उपलब्ध किया जाए, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लोन, जिसको हम लोग आजकल आपने सुना होगा केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रत्येक किसान को बैंक के जो है, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे कोई गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, आपको किसान क्रेडिट कार्ड देती है, जिसके अंतर्गत आपका क्रेडिट लिमिट बन जाता है। और जो सभी हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड से फायदा ले सकते हैं। हाँ जी, क्या लिख रहे हैं आप? भेसा देवी पत्थर नदी भी अपर्दन करने लगी है। अच्छा, ये कौन से एरिया में है देवी? ये बैतूल में है, भैंसा देवी नदी। बताइएगा ऋषिवराज जी, ये नदी जो आप बता रहे हैं कौन से क्षेत्र में है, उसका भी जिक्र किया जा सकता है। जो जो नदी अपर्दन कर रही है उसका बिल्कुल जिक्र कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना डेटा है नदियों का तो बिल्कुल लिखिएगा। ठीक है, किसानों को ऋण की उपलब्धता की समस्या है, तो एक तो ये समस्या होगी। तीसरी समस्या क्या है? विपणन की समस्या।
ई मंडी जैसा विकल्प को बढ़ावा। ई मंडी जैसे विकल्प को बढ़ावा एक्चुअल में क्या होता है, कहां पर है ये, ताप्ती नदी। अच्छा ताप्ती लिखा है आपने, ठीक है ठीक है ठीक है, ताप्ती नदी भी कर रही है, ओके गुड। मैंने लिखा ई मंडी जैसा विकल्प को बढ़ावा दिया जाए। ये ई मंडी का मतलब क्या हो, एक्चुअल में क्या होता है, किसान जब घर से अपना सामान लेके निकलता है मार्केट में बेचने के लिए, फसल लेके निकलता है, उसको बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता है कि क्या बिकने वाला है, क्योंकि जो पेपरों में दिया जाता है वो अप्रोक्सीमेट डेटा कि भाई कल इतनी बिकी, आज बिकने के आसार है, लेकिन हो सकता है नहीं बिके। लेकिन ई मंडी के थ्रू आप पल पल का रेट ले सकते हो, पता चल जाता है कि कौन सी तरीके की, किस तरह की कहाँ पर बिक रही है। तो ये बिल्कुल हाँ ओके, ई मंडी जैसा विकल्प एक सुझाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है चौथा। और समस्या क्या आ रही थी, और समस्या, अब देखिए अपर्दन की समस्या तो एक प्राकृतिक समस्या है, उसका निदान नहीं किया जा सकता। और जो जलवायु दूसरी प्राकृतिक समस्या है जैसे ओले गिरना, बारिश कम ज्यादा होना, इसका भी एक निदान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर किसानों के पास एग्रीकल्चर में कुछ एजुकेशन है, अगर किसानों के पास अच्छी एग्रीकल्चरल एजुकेशन दे के रखी है, तो शायद किसानों को ये पता चल जाता है, पता चल सकता है कि किस समय में कौन सी फसल उगाना सही रहेगा। तो किस जगह पर कितनी अ, बारिश हो रही है और उस बारिश में कौन सी फसल उगाना चाहिए, ये भी बड़ी समस्या का विषय है। तो ऐसा किया जा सकता है। तो समस्या क्या हो गई अपनी, एक तो बहुत सिंचाई की समस्या खत्म हो गई, पूंजी वाली समस्या ये भी खत्म हो गई, ई मंडी जैसी भी खत्म हो गई। और समस्या है आधुनिक, तो पारंपरिक से आधुनिकता की ओर बढ़ावा दिया जाए, ये सरकार कर सकती है। लोगों को परंपरागत कृषि से आधुनिकता की ओर बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार लोन के माध्यम से ट्रैक्टर मशीनरी वगैरह करवाए। सरकार के पास एक विकल्प है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत में वैसे भी बहुत छोटे छोटे किसान हैं। एक किसान अपने छोटे से खेत के लिए तो ला नहीं सकता ट्रैक्टर। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर जो चलती है, ये रशिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर 5 किसान हैं, उन्होंने मिल करके एक ट्रैक्टर खरीद लिया। इंडिया में तो भाई भाई मिलकर नहीं खरीद सकते, क्योंकि यहाँ पर राइवलरीज बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ खेत भले किस कैसे ही हो, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अच्छी फसल हो रही कि नहीं हो रही, मेड़ बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, मेड़ बना देते हैं। जबकि कहीं भी यूरोपियन कंट्री में देखो आप, पूरे टेंडर बेस्ड होते हैं, पूरे बड़े बड़े खेत होते हैं, जितना लंबा खेत होगा उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। समस्या हमारे देश में यही है। तो अगर 10 किसान मिलकर के एक कोऑपरेटिव, एक अपना छोटा सा सोसाइटी बना ले कि हम 10 मिलकर के इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जो भी इसका आउटपुट मिलेगा उसमें हमारे 10 के परिवार अ, मिल सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एक अच्छा फॉर्म है। एक और फॉर्म जो चलता है हमारे भारत में, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये उत्तराखंड और कहीं कहीं पंजाब में देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, बड़े बड़े फार्म जो होते हैं, जो कंपनीज होती है, सीधे किसान से कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको बीज भी प्रोवाइड कराती है, उसकी किसान को खाली अपना फसल उगाना है, बाकी सब वो वहां से लेके जाएगी और उचित मूल्य पर फिक्स कर देगी। किसानों को इससे बहुत श्योरिटी मिलती है और कॉन्फिडेंस आता है अपनी खेती पर। बिल्कुल आपके गांव में खेती, अच्छी बात है, आपके गांव में बहुत जागरूकता है। कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं सर आप? अगर इस तरह का, अगर आप बोल रहे हैं कि इस तरह का करते हैं लोग, 4-5 लोग मिल करके, साथ मिल करके, तो ये इसको बोला जा सकता है कि आपके क्षेत्र में किसानों में जागरूकता है। अगर किसानों के अंदर जागरूकता है तो वो समझ सकते हैं कि अगर हम लोग सब साथ साथ बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर चलेंगे, तो शायद किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। किसानों की सारी समस्या का समाधान पन्ना जिले से, बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात है। तो किसानों की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब किसान खुद मिलकर इस समस्या का समाधान करें। हर समस्या का समाधान के लिए सरकार की ओर देखना भी गलत है। हर समस्या के लिए सरकार की ओर भी देखा जाए तो वो भी गलत है।
किसान हमेशा यही करते हैं। किसान ही क्या, हर एक तबका यही करता है। देखिए खुद मिलकर भी कर सकते हैं। अगर पूरे गांव वालों ने मिलकर के ये मान लिया कि पूरे गांव में टोटल 15 ट्रैक्टर की अगर जरूरत है, अगर पूरे 15 ट्रैक्टर की आपको जरूरत है, पूरे गांव वाले काउंट्री करके अगर 15 ट्रैक्टर पंचायत में रख देते या गवर्नमेंट ही कुछ सब्सिडी देकर करवा देती तो पूरे गांव की खेती हो जाएगी। इसमें किसी का अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, सबको फायदा मिल जाएगा। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के बहुत सारे फायदे हैं। इन फ्यूचर इंडियन एग्रीकल्चर को ये बहुत फायदे देने वाला है। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो ये कुछ चीजें आप लिख सकते हैं जिससे जो है फायदा मिल सकता है। अब देखिए कुछ चीजें सरकार देती है, सरकारी योजनाओं की आवश्यकता, इस पे एमएसपी लिख दो एक तो। और आपको चाहिए जैसे भावांतर भुगतान, ठीक है। और चाहे तो लिख दो बलराम ताल योजना। ये सब योजना क्या करती है, ये सब किसानों की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने बनाई है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे आप। तो ये क्वेश्चन था बड़ा सिंपल सा कि मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या और उसके उपायों की चर्चा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उस प्रश्न की ओर जहां मैंने आपको छोड़ा था। प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर कृषि क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। जलवायु के अनुसार कैसे बांटा गया होगा। जलवायु में दो चीजें आती है, टेम्परेचर और रेनफॉल। इन दो के आधार पर यहाँ पर जोड़ा गया होगा। अगर इनको अलग अलग किया गया, ये जो आपको कलर दिख रहे हैं अलग अलग, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है, हालांकि ये छत्तीसगढ़ में भी है, पूरे छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश का ये बालाघाट वाला रीजन जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है कलर में, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। ये जो आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, यहाँ पर जो वर्षा होती है पूरे छत्तीसगढ़ के नीचे भी वही वर्षा होती होगी, टेम्परेचर भी लगभग सेम रहता होगा। तो जहां जहां आपको वर्षा का फॉर्म एक जैसा, टेम्परेचर का फॉर्म एक जैसा मिला, उसको जलवायु के आधार पर बांट दिया गया। टोटल 11 क्षेत्र बांटे गए हैं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक एक करके, इसका ध्यान देंगे कि कौन सा जो क्षेत्र है वो कौन से जिलों में है। अगर आपको मैप का थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग गया होगा तो आप ये देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ के मैदान, ये अगर आप मैप में देखते हो तो आपको यहाँ पर बालाघाट रीजन मिलेगा। नीचे लिख देता हूँ, मुझे काफी सारे स्टेट जिले लिखने पड़ेंगे। तो जो पहला क्षेत्र आता है अपना, वो आता है कौन सा, पहला जलवायु क्षेत्र कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ का मैदान। एक बार मैप में बता के मैं पूरा ब्लैंक पेज पे सारे नाम लिख दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। पहला हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। ये छत्तीसगढ़ का मैदान जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत खाली एक जिला आता है मध्य प्रदेश का, वो आता है बालाघाट जिला। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ का मैदान जो है, मैप भी मैप भी बना, हाँ मैप बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, मैप बना सकते तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरा आर्ट बहुत खराब है, मैं हमेशा जब भी कुछ चीज बनाता हूँ मैप वगैरह तो मेरा इतना बेस नहीं बन पाता, इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे सहायता लेनी पड़ती हमेशा मैप की। ये मेरी कमी है, अगर आपका हाथ अच्छा है ड्राइंग में तो आप अच्छा मैप बना सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी मैदान, ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी मैदान जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है, ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है और ये उसी क्लाइमेटिक जलवायु में आता है जो छत्तीसगढ़ वाली रीजन यहाँ पर आता है। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले होंगे, इसमें आपका उमरिया आएगा, इसमें अनूपपुर आएगा, कुछ एक जिलों के नाम लिख देता हूं मैं, उमरिया जैसे, अनूपपुर बिल्कुल यहाँ से सटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप सारे जिले लिखो, एक दो तीन जिले भी लिख दोगे तो भी फॉर एग्जाम्पल के आधार पर रहेंगे वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है केमूर पठार सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, केमूर का पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, ये तीसरा जलवायु प्रदेश है। ये तीसरा जलवायु प्रदेश अगर आप मैप में देख रहे हो तो मैप के अंदर आपको क्या दिखाई देगा,
कि ये पूरा पिंक वाला रीजन देखिए, यहां पर ऑब्वियसली कौन सा जिला होगा, सिंगरौली होगा। याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर मैप याद है तो सीधी होगा, सीधी सिंगरौली होगा। और बाकी यहाँ देख सकते हैं जबलपुर, यहाँ पर जबलपुर है, कटनी है, उसके ऊपर ही रहता है कटनी। तो जबलपुर, कटनी, मंडला, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे आपके कैमूर के पठार और सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र वाला जो जलवायु प्रदेश है उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश। बुंदेलखंड क्षेत्र का कृषि जलवायु प्रदेश वैसे ही समझ में आ रहा है, ये ऊपर वाला भाग दतिया है, ये यहाँ पर निवाड़ी है, निवाड़ी जिला हो गया, ये यहाँ पर निवाड़ी जिससे अलग हुआ टीकमगढ़ हो गया, टीकमगढ़। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कुछ जिले, छतरपुर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इससे सटा हुआ है छतरपुर, ज्यादा भी नहीं लिखना है, काफी है चार। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर आते हैं। तो ये सारे क्षेत्र किसमें आ जाते हैं, बुंदेलखंड कृषि जलवायु प्रदेश। हमने अभी चार पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी का मैदान, ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी जलवायु प्रदेश जिसमें उमरिया, अनूपपुर आते हैं, कैमूर का पठार एवं सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र जिसमें सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, मंडला आते हैं। उसके अलावा बुंदेल का, इसमें वो भी आते हैं, रीवा वगैरह भी आपको दिखेंगे। बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आपका दतिया, निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ राज्य आते हैं। जस्ट इसके ऊपर देखोगे ग्रिड क्षेत्र, ये ग्रिड क्षेत्र में जलोढ़ वाला पूरा एरिया आएगा। इसमें कौन कौन आ सकते हैं, क्लियर दिखता है, मुरैना सबसे ऊपर है, भिंड, ग्वालियर, पूरा चंबल रीजन ही आ गया, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। तो ये सब जो ऊपर के रीजन है ये सब काय में आएंगे, ग्रिड क्षेत्र जलवायु प्रदेश में आएंगे। यहां तक तो हो गया, एक दो तीन चार पांच जलवायु प्रदेश हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है आपका विंध्य पर्वत का जलवायु क्षेत्र। विंध्य पर्वत का जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में आपका कौन कौन सा क्षेत्र आता है, इसमें आता है आपका भोपाल, इसमें आता है आपको सीहोर, सीहोर, रायसेन, ठीक है, सागर भी यहीं पर आ जाएगा। तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, सागर, विदिशा भी यही है। तो ये सब जितने भी जिले हैं ये किसमें आएंगे, विंध्य प्रदेश क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश आपका है मध्य नर्मदा घाटी। मध्य नर्मदा घाटी, इसमें बिल्कुल नर्मदा रीजन जहां से वो घाटी बनती है वो तीन ही जगह है। एक तो है आपका होशंगाबाद, एक है आपका हरदा और तीसरा आपका सिंहपुर। नरसिंहपुर आपका क्षेत्र लग जाएगा, होशंगाबाद, हरदा और नरसिंहपुर, ये तीनों क्षेत्र आते हैं नर्मदा, मध्य नर्मदा घाटी में। मैं दोबारा इसको पूरा लिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सतपुड़ा के पठार की बात करें, सतपुड़ा के पठारी जलवायु क्षेत्र में दो ही जगह आएगी, एक आएगी आपका बैतूल नीचे है, बिल्कुल टकराया हुआ है किससे, महाराष्ट्र से, और जो दूसरा है वो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा। बैतूल और छिंदवाड़ा जो दो जगह हैं ये किसके अंतर्गत में आएगी, सतपुड़ा के पठार में आएगी, बैतूल और छिंदवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है निमाड़ का मैदान। तो इसमें निमाड़ के वो तीनों जिले लिख दो, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बस ये लिख दिया, हो गया काम, तीनों निमाड़ी क्षेत्र के, निमाड़ के मैदान में। झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र में दो जिले लिखना आपको, एक भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, झाबुआ, क्योंकि बाद में अलीराजपुर बना है इसलिए अलीराजपुर लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। अलीराजपुर और झाबुआ दोनों किस में आएंगे आपके, झाबुआ के पहाड़ी मैदान में।
और बचा हुआ मालवा का पठार जो सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है। ये आ गया यहाँ पर नीमच, ये आ गया यहाँ पर मंदसौर, धार, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर। ठीक है, तो ये अगर लिख दिया काम हो जाएगा वैसे, सारे क्षेत्र इसी में आएंगे। तो नीमच, मंदसौर, धार, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, ये सभी क्षेत्र मालवा के पठार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं। ये टोटल आपके 11 जलवायु क्षेत्र हैं। एक एक बार मैं फिर एक एक बार फिर मैं कर देता हूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जो आप इससे समझ पा रहे हो ना, ये सब आएगा उसमें। मैं तो बस एक दो या तीन लिख रहा हूं, ताकि अगर आप आंसर में लिखोगे भी ना, सारे जिले लिखो जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, सारे के चक्कर में इधर, अगर इधर का जिला इधर हो गया तो दिक्कत है। इसलिए तीन, दो से तीन जिले याद रख लो कि इसमें आते हैं। क्योंकि बस याद ही रखना पड़ेगा आपको, उससे तक कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिमाग में बस ध्यान रखो कि शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम लोग। शुरुआत सबसे नीचे से कर रहे हैं, यहां से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग में आएगा आपका बालाघाट रीजन। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी प्रदेश जो होता है, जलवायु प्रदेश, इसमें आएगा आपको उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी भी आ जाएगा इसमें, और शहडोल भी आ जाएगा। उसके ऊपर चलेंगे आप तो आपको हो गया कैमूर का पठार और सतपुड़ा का क्षेत्र, जिसमें आपका सीधी सिंगरौली से लेकर के नीचे तक आएगा, बिल्कुल मंडला तक आ जाएगा ये पूरा एरिया। ठीक है, तो इसको भी आप कवर कर सकते हो। सीधी सिंगरौली, रीवा, पन्ना और कटनी, जबलपुर, मंडला, ये सब क्षेत्र किसमें आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके कैमूर का पठार और सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? अ, आपको पूरा मैप, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूरा मैप याद है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। सबको पूरा मैप याद होना चाहिए, कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीजें फैली हुई है। दिमाग में इंडिया का मैप और दिमाग में मध्य प्रदेश का मैप अगर छप गया है तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। बुंदेलखंड में दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर आता है। उसके अलावा ग्रिड क्षेत्र में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, ये सब इसमें आ जाएंगे। मालवा के पठार में तो पूरा मालवा क्षेत्र के जिलों के नाम लिख दो, चार पांच लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो, समस्या हो जाएगी। विंध्य प्रदेश में भोपाल, सीहोर, रायसेन, सागर ये आएंगे। मध्य नर्मदा घाटी में ये आ जाएंगे, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर। और निमाड़ क्षेत्र में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ पहाड़ी मैदान में झाबुआ और अलीराजपुर आएंगे। इसको हम लोग एक बार ब्लैंक पर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार ब्लैंक पर लिखने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे करके सारे, ताकि आपके पास भी नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। कोशिश करेगा कि बिना सहायता के अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करें। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैदान, ये जलवायु क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? इसमें एक ही लिखना है, बालाघाट। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पर्वतीय प्रदेश, इसमें कौन कौन से आएंगे? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। नेक्स्ट है कैमूर पठारी भाग एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर पठारी बाग एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, इसमें कौन कौन से आएंगे? सीधी, देखिए आप, जो जिले किसी बड़े जिले से बने हैं तो आपको बुक में उनके नाम ही नहीं दिखेंगे। जैसे शाहजहाँपुर से अगर मालवा अलग हुआ तो शाहजहाँपुर दिखेगा, अगर मालवा नहीं दिखेगा। और सीधी दिया है तो सिंगरौली नहीं दिया होगा, तो सिंगरौली नहीं भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है। मंडला, कटनी, जो बाद में नए बने उनको बने आप छोड़ सकते हो। जबलपुर,
रीवा, पन्ना। लिख दिया, काफी है। चौथा, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्रीय जलवायु के अंतर, जलवायु कृषि प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से? दतिया। ये ग्रिड क्षेत्र का एक ही है, ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत उस वाले जलोढ़ वाले एरिया में आता है, लेकिन यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़। नेक्स्ट, छतरपुर। छतरपुर, ये लिख सकते हैं, बस काफी है। ये लिख दिया, काफी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, तीन हम लोगों ने पढ़ लिए, चार पढ़ लिए, चार हो गए हमारे। पांचवा, ग्रिड क्षेत्र। ग्रिड जलवायु क्षेत्र, ग्रिड जलवायु क्षेत्र में आएगा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर। श्योपुर में एक नया नेशनल पार्क है, पालपुर कोनो नेशनल पार्क, ध्यान रखना उसको। नेक्स्ट है आपका मालवा पठारी क्षेत्र, ये जलवायु है। मालवा पठारी क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जलवायु कृषि प्रदेश के अंतर्गत आएंगे इंदौर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, धार। मंदसौर से नीमच अलग हुआ था, इसलिए एक ही बात है, अगर मालवा और हमने वो नहीं लिखा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश जो बिल्कुल बीच में मैंने बताया था, मध्य प्रदेश में। विंध्य प्रदेश की बात करो तो विंध्य प्रदेश में कौन कौन आएंगे? विंध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आएंगे भोपाल। इस बार की परीक्षा किसने दी थी एमपीपीएससी की? शिवराज, आपने दी थी क्या? बताइए जरा, कहाँ, किसने नहीं दी, किसी ने एग्जाम? भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, सागर। और इस बार की अगर पिछले अभी तक एग्जाम नहीं दिए तो अगली बार के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके रखना। नेक्स्ट विंध्य प्रदेश के बाद आपका आएगा मध्य नर्मदा घाटी। ठीक है। मध्य नर्मदा घाटी में आप जो लिख सकते हैं वो है आपका नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, हरदा और होशंगाबाद। हरदा और होशंगाबाद, ठीक है। नेक्स्ट, नवा। ये हो गया आपका आठ। नवा है निमाड़ का, निमाड़ का मैदानी क्षेत्र, निमाड़ का मैदान। निमाड़ के मैदान की बात करें तो यहाँ पर आपको आएगा बड़वानी। निमाड़ में मैदान है या निमाड़ की पहाड़ियां हैं? मैदान है। बड़वानी, खंडवा, खरगोन। बड़वानी, खंडवा, खरगोन, ये क्षेत्र आएंगे। 10वां है आपका झाबुआ का मैदान। झाबुआ के मैदान में आएगा आपका, केवल झाबुआ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अलीराजपुर भी मेंशन कर रहे हो तो भी कोई समस्या नहीं है।
अलीराजपुर, ठीक है, दोनों लिख देते हैं। 11वां जो लास्ट है वो है सतपुड़ा क्षेत्र। सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र जो सबसे 11वें नंबर का सबसे नीचे आएगा, उसमें आपके दो ही जिले आते हैं। एक आता है आपका बैतूल और दूसरा आता है आपका छिंदवाड़ा। आपको पता है बैतूल अकेला ऐसा जिला है मध्य प्रदेश में जहां पर कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी का उत्पादन पूरे मध्य प्रदेश में खाली यही होता है। ये भी अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स लोगों ने यहाँ पर बाग बाग लगाए थे उस समय 110 हेक्टेयर के। आज प्रेजेंट में तो बहुत कम रह गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में खाली यहीं पर होती है। हम लोग कुछ फैक्ट की बात करेंगे इसके बाद। चला हम लोग इसको समझ लें। तो ये हो गया आपका 11 प्रदेश हमने लिख लिए पूरे। कृषि विभाग के आधार पर मध्य प्रदेश को 5 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। कृषि विभाग के आधार पर मध्य प्रदेश को 5 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। और वो 5 क्षेत्र कौन से हैं? एक है चावल गेहूं का प्रदेश, यानी इस क्षेत्र में जो मेजर क्रॉप्स हैं उसमें चावल और गेहूं दोनों उगाए जाते हैं। यहाँ पर उत्तर में पूरा एरिया जो है, यहाँ पर ज्वार की खेती ज्यादा होती है, तो इसको फसल के आधार पर इन्हें बांट दिया कृषि विभाग ने पूरा, कि उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, ज्वार और गेहूं का प्रदेश। मध्य मालवा पूरा मध्य का गेहूं प्रदेश, क्योंकि मालवा गेहूं के लिए पूरा प्रसिद्ध है, तो मध्य मालवा प्रदेश जो है वो पूरा गेहूं का बना दिया। लेकिन यहाँ आप मालवा देखोगे तो मालवा में बहुत बड़ा रीजन दे दिया। यहाँ इसका मतलब ही नहीं खाली मालवा के ही जिले लिखने हैं, नीचे वाले जिले भी आ गए इसमें। पूरा एरिया सतपुड़ा वाला रीजन भी नीचे वाला पूरा कवर कर लिया गया है। पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश। पश्चिम का जो काली मिट्टी का प्रदेश है, जहां पर गेहूं यहाँ पर भी होता है, कपास भी होता है, तो कपास और गेहूं के लिए जो प्रसिद्ध है वो है काली मिट्टी का प्रदेश। टोटल 5 हो गए। बस ध्यान रखना है नाम। 5वां है संपूर्ण पूर्वी चावल का मैदान। छिंदवाड़ा बालाघाट ये पूरा चावल के लिए तो प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा बालाघाट हो गया, ऊपर तक चले जाइए, यहाँ पर सिंगरौली हो गया, अनूपपुर हो गया, शहडोल हो गया, ये सब चावल के क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, आपने दी थी एग्जाम, ओके, इस बार देना है, चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो अच्छी बात है, बस थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझ करके एग्जाम दीजिएगा। और प्री की तैयारी उस तरह से करिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। बहुत सारी चीजों से आपको बचना है एग्जाम की तैयारी के दौरान। जो लोग बहुत आसानी से एग्जाम निकाल लेते हैं, उनके पास एक तरीका है पढ़ने का। तरीका ये है कि वो किसी की बातों में नहीं आते हैं। एक तो फालतू के सजेशन लेना बंद कर देना। कोई भी आपको सजेशन दे रहा है कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, क्योंकि आपको भी पता है 10 यूनिट है खाली एमपी पीएससी की प्री में। वो 10 यूनिट के हिसाब से अपने नोट्स तैयार करें, और नोट्स तैयार करने के बाद खाली उनको रटें। सबसे अच्छा तरीका एग्जाम निकालने का यही होता है। 72 नंबर आए हैं हो। आपकी कैटेगरी बता दीजिए शिवराज, कैटेगरी क्या है? 72 नंबर आए हैं आपके, बहुत अच्छा स्कोर किया आपने। कैटेगरी अगर आपका ओबीसी है या अनुसूचित जाति और जनजाति से है, तो मेरे ख्याल से ओबीसी से हैं आप, विश्वकर्मा लिखते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके चांसेस पूरे लग रहे हैं मुझे कि वो 72% पे, 72 पे हो सकता है। आप मेंस की तैयारी करें। बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल जितना हो सकता है मैं आपको गाइडेंस दूंगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना भी हेल्प मिल चाहिए मैं बिल्कुल दूंगा। मैं जा देखिए, ऐसा नहीं कि मैं बस वो मैं अब बात बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो हमेशा जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ क्लास के दौरान में, जो भी सब्जेक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपीजी के जो सब्जेक्ट मेरे जो मेन कोर सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, उसमें भी मैं कभी भी फैक्चुअल जानकारी पर ध्यान कम देता हूँ। मेरा मेन मोटिव होता है कॉन्सेप्चुअल और मेंस आंसर राइटिंग पे। पहले मैं भी वही करता था। पहले मैं हमेशा वही करता था कि खाली फैक्चुअल जानकारी लिखाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, क्योंकि फैक्चुअल जानकारी में बच्चों को इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट समझाने लगते थे, बच्चे का पूरा बत्ती गुल हो जाता था। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो शिक्षा स्तर का जो लेवल है, आप समझते हो कितना नीचे गिरा हुआ, काफी हालत खराब है शिक्षा स्तर की। ऐसे में ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी में घुसना शुरू करेंगे तो कोई क्लाइमेटोलॉजी में पूरे बत्ती गुल बच्चे आना बंद हो जाते थे। लेकिन क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, और क्वेश्चन जहां से बनेंगे वहां हम लोग, इसलिए मैं डेली के बेसिस पर इतनी मोटी किताब भरवा देता था बच्चों को कि आप बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के आंसर खुद से लिख के लाइए।
खुद से लिख के लाने को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप कोई चीज सर्च करोगे तो आपको दो नई बातें ध्यान में आएगी। मैं सीधा आंसर लिखा दूंगा तो आपको चीज पढ़ने को नहीं मिलेगी। इस वजह से एक दिन पहले क्वेश्चन देता हूँ ताकि उसका आंसर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे, बहुत फायदा मिलता है। ठीक है। तो मेंस के लिए जो चीजें बहुत जरूरी होगी मैं मेंस पर ही, और वैसे भी शिवराज जी आप तो मेंस पर ध्यान दीजिए बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल प्री मेंस तो आप बिल्कुल टच करके चलूंगा, घबराइए मत। बिल्कुल दोनों को एक साथ ही पढ़ना है और एक ही साथ चलना है। प्री कम, देखिए क्या होता है, लोग लोग लिखते हैं प्री प्लस मेंस की तैयारी, एक्चुअल में प्री प्लस मेंस की तैयारी नहीं होती है, प्री कम मेंस की तैयारी होती है। हम जब मेंस पढ़ रहे होते हैं ना तो उसमें प्री अपने आप आपका तैयार होता चल जाता है। उसमें थोड़ा सा आपको फैक्चुअल जानकारी देना है, और मध्य प्रदेश जीके पढ़ना है, प्लस आपको करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है वो चलता रहेगा आपका, धीरे धीरे चलता रहेगा। ठीक है। अ, मध्य प्रदेश के ओरिजिनल डाटा के लिए हर हर साल एक बुक निकलती है, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम करके। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम में मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे डेटा आ जाते हैं आपके, नए नए जितने भी डेटा आए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश परीक्षा धाम करके एक बुक आती है, वो लिख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए तक्षशिला हर साल एक बुक निकाल देता है, तक्षशिला वाला पब्लिकेशन निकालता है, और भी अच्छे अच्छे पब्लिकेशन। तो खाली आपको इस साल में एक बुक खरीदनी है जिसमें आपको नया डाटा मिल जाएगा, बाकी सारे डेटे चेंज नहीं होते कभी, ना तो ज्योग्राफी का डाटा चेंज होगा और ना ही पॉलिटी का। पॉलिटी में खाली अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मैंने शायद आपको एक दिन बताया था, मैंने क्लास में दिया भी था कि कल 105वां संविधान संशोधन समझ के आना क्या है एक्चुअल में ये। 102 संविधान संशोधन भी ध्यान रखना है, 105 भी रखना है, दोनों कोरिलेट करते हैं। 2018 में सरकार ने 102वां संविधान संशोधन करवाया था। 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सरकार ने बोला कि ओबीसी को हम लोग संवैधानिक मान्यता दे रहे हैं, जैसे एसटी एससी जो जो है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है। सर 2019 से मैं मेंस आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया, अच्छी आप कर रहे हैं, करते रहिए लगातार, छोड़िएगा मत, जहां लिंक छूटी वहां बाहर हो जाओगे। ठीक है। तो 102वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। प्लस क्या दिया गया कि जो भी ओबीसी की लिस्ट तैयार करेगा उसका राइट संसद और प्रेसिडेंट को दे दिया गया। तो राष्ट्रपति और संसद के पास में ये आप राइट दे दिया गया था 2018 में कि आप ओबीसी की लिस्ट तैयार करेंगे। तो दिक्कत क्या होगी कि ऑलरेडी जो लिस्ट तैयार करते थे पहले राज्य भी करते थे और केंद्र भी करता था। तो कई सारी ऐसी जातियां हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में तो आती थी रिजर्वेशन में, लेकिन सेंटर में रिजर्वेशन में नहीं आती थी। तो बड़ा क्लेश होने लगा। तो 2 ही साल के अंदर ये हुआ कि जल्द ही, हाँ, जल्द ही क्या होता है, 2000 एक 1.5 साल के अंदर ही बदलाव क्या करना पड़ा, 105वां संविधान संशोधन सरकार को लाना पड़ा, और उन्होंने ये चेंज बदल दिया कि अब राज्य सरकार भी अपनी लिस्ट जारी कर सकता है ओबीसी की, सेंट्रल भी अपनी लिस्ट जारी कर सकता है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ओबीसी को स्टेटस दिया गया था 102 में, और 105वां 102 का वापस से संशोधन किया गया, इसलिए 105 को इस तरह से ही कर सकते हैं। हाँ। तो आप किसी और के कैमरे से फोटो लेकर के पिक डालिए, आपके आंसर डालिए ताकि समझ में आए ना आप किस तरह के आंसर लिख रहे हैं। तो आपके जो उत्तर है इसमें कौन कौन से उत्तर आएंगे, ये जो प्रदेश है आपके कृषि प्रदेश के अंतर्गत, पहला आएगा उत्तर का, उत्तर मध्य संपूर्ण पूर्वी का चावल प्रदेश, संपूर्ण पूर्वी पूर्वी चावल प्रदेश में कौन कौन सा आएगा आपका, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, शहडोल इधर आ गया, शहडोल का कुछ क्षेत्र आएगा, सिंगरौली सीधी, ये लिख सकते हैं आप। ये क्षेत्र आपका इसमें आ गया, संपूर्ण चावल का प्रदेश में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका चावल एवं गेहूं प्रदेश, चावल एवं गेहूं प्रदेश में पन्ना, सतना, रीवा, ये क्षेत्र आ जाएंगे पूरे, इसमें बीच वाला पूरे क्षेत्र, इवन यहाँ तक के क्षेत्र आ जाएंगे, ये लिख सकते हैं हम लोग। मध्य का गेहूं जो मालवा प्रदेश है, मध्य का गेहूं मालवा प्रदेश में आपके आ जाएंगे उज्जैन, इंदौर, उज्जैन इंदौर, सॉरी उज्जैन नहीं आएगा, हाँ उज्जैन इंदौर दोनों आएंगे, बिल्कुल ये यहाँ से कट रहा है, आ जाएगा। और आपका आएगा हरदा, होशंगाबाद, सीहोर। आपको पता है मध्य प्रदेश में कौन सा प्रकार का गेहूं सबसे ज्यादा होता है,
लोकमन गेहूं की जो किस्म है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है, लोकमन। और यहाँ पर शारावती गेहूं भी जो सीहोर जिसके लिए प्रसिद्ध है। ये वाला क्षेत्र कहाँ पर आएंगे आपके? सीहोर वाले मध्य गेहूं का मालवा प्रदेश, ठीक। पश्चिमी काली मिट्टी प्रदेश में कौन सा आएंगे? नीमच सबसे ऊपर दिख ही रहा है, मंदसौर दिख रहा है, नीमच, मंदसौर, पूरा ये निमाड़ लिख सकते हैं, निमाड़ क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र झाबुआ लिख सकते हैं, रतलाम लिख सकते हैं, धार लिख सकते हैं। तो ये क्षेत्र लिख दोगे आपका आंसर ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये पश्चिम का काली मिट्टी प्रदेश हो जाएगा आपका। बचा ज्वार का प्रदेश, तो ये वही है जो ग्रिड क्षेत्र है। इसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, ये क्षेत्र आएंगे। तो ये लिख दोगे तो आपका काम यहाँ हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ब्लैंक में लिख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो कृषि विभाग के आधार पर टोटल 5 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला आपका क्षेत्र हो गया पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश। पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश, जल्दी से इसको लिख लेते हैं कौन कौन है। नीमच, मंदसौर, धार, रतलाम, निमाड़ लिख दो पूरा, निमाड़ के जिले लिखने के बजाय निमाड़ शब्द लिख लो काफी है। और झाबुआ, ये आपका आंसर हो गया इसका, पहला जो कृषि प्रदेश है उसका। दूसरा कृषि प्रदेश है आपका मध्य मालवा गेहूं प्रदेश। मध्य मालवा गेहूं प्रदेश, गेहूं में सबसे आगे होशंगाबाद, तो सबसे पहले उसी को लिख दो। होशंगाबाद, हरदा लिखना है हरदा लिख दो, सीहोर लिखना है सीहोर लिख दो, भोपाल भी इसमें आता है बीच में, बिल्कुल आएगा। उज्जैन इंदौर भी आ जाएगा, काफी इतना लिख दे दो, ठीक है। हाँ, शराबती गेहूं को जीआई मिल गया मालवा, बिल्कुल। मालवा का शराबती गेहूं वैसे भी क्वालिटी में उसकी रोटियां सबसे अच्छी लगती है, और इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में उसका एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है, ये हो गया उत्तर का। नेक्स्ट ज्वार गेहूं प्रदेश, उत्तर का ज्वार गेहूं प्रदेश कौन कौन आएंगे इसमें देख लेते हैं। मुरैना, ग्वालियर, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, दतिया, निवाड़ी, काफी है, बहुत है और तो। ठीक है, ये 3 हो गए, 3 जल प्रदेश तो हो गए। चौथे की बात कर लेते हैं। संपूर्ण पूर्वी चावल प्रदेश, चौथा है आपका संपूर्ण पूर्वी चावल प्रदेश। इसके अंतर्गत कौन सा आएगा आपका? बालाघाट, म- संपूर्ण पूर्वी चावल प्रदेश में आएगा बालाघाट, रीवा, सीधी शहडोल, रीवा, सीधी शहडोल और अनूपपुर, ठीक है। पांचवा और आखिरी है आपका मध्य गेहूं प्रदेश, हो गया चावल और गेहूं प्रदेश। आखिरी चावल गेहूं प्रदेश, चावल और गेहूं प्रदेश जो है आपका, इसके अंतर्गत जिले आएंगे पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर, सिवनी। पन्ना,
सतना, जबलपुर, कटनी, सिवनी, ये क्षेत्र आते हैं आपके उस पांचवे वाले रीजन में। ठीक है, तो ये आपके पांच कृषि प्रदेश हो गए किसके हिसाब से, कृषि विभाग के अनुसार। तो कृषि विभाग के द्वारा इसे पांच कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, क्योंकि जलवायु के हिसाब से हमने देख लिया 11 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन और लिख सकते हैं यहाँ पर आगे। मध्य प्रदेश में किसानों की अभी जो स्टेटस है वो क्या क्या है। मध्य प्रदेश में सीमांत किसान आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। सीमांत, तो सीमांत किसान किसको बोलेंगे, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है उनको बोलेंगे। टोटल संख्या इनकी 41% है। दूसरा, छोटे किसान बोलते हैं। छोटे किसान, छोटा किसान कौन सा होगा, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है। टोटल मध्य प्रदेश में 27% है लोग ये जिनके पास ये है। तीसरा, मध्यम किसान। मध्यम किसान जो है वो कितने हैं, वो जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर तक जमीन है। जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर तक जमीन मिलती है वो मध्यम किसान है, लगभग 28% है। ये काफी बड़ा एक आंकड़ा है, इनका भी अच्छा है। लेकिन सबसे कम जो है वो है वृहद या बड़े किसान, बिग फार्मर। बड़े किसान की संख्या काफी कम है, जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा रखते हैं। जिनके पास जमीन 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, 1%। अब आप सोच रहे 1% तो बहुत ज्यादा कम है। इस ये बड़े किसान की संख्या इससे भी ज्यादा है, लेकिन ये एक इसलिए है, खातों के आधार पर निकाला गया आंकड़ा है ये। मैं आपको बता दूं कि आज भी कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनके अंतर्गत ये लिखा गया है। आपको पता है, एक बार विनोबा भावे ने इंडिया में भूदान आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, जिसके कारण इंडिया में क्या किया था, भूमियां लोगों से दान करने के लिए कहा गया था। छीन भी रहे थे हालांकि सरकार, जिसके पास ज्यादा भूमि है उससे लोग लेकर के बांट रहे थे दूसरों में, जिनके पास जमीनें नहीं है जमींदारों से जमीनें छीने जा रही थी। ऐसा कुछ हो रहा था। लोगों को उस समय डर था कि ऐसा ना हो कि मेरे पास ज्यादा जमीन अकेले के नाम पे है तो वो कोई छीन लेगा। तो अपने सभी घर वाले सदस्यों के नाम पर जमीन रख देते हैं, वो बांट देते हैं। मेरे घर पे भी सेम, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में भी सेम समस्या थी। समस्या मतलब डर लगा होगा उनको। तो मेरे घर में भी जितनी जमीन है उसको घर के सभी सदस्यों के नाम पे करके रखा है। यूं तो टोटल मेरे परिवार, अगर घर की जमीन देखी जाए तो हम बड़े किसान में आते हैं। लेकिन खाते छोटे छोटे बना के रखे, 6 लोग सदस्य हैं घर में, 6 ही के नाम पर अलग अलग जमीन कर दी गई है। 10-10 10-10 बीघा 6 लोगों के नाम पे अलग कर दी गई है। तो वैसे तो बड़े किसान में आते हैं, लेकिन खातों के हिसाब से हम कहाँ आएंगे, तो 10 वाला हिस्सा जो है वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में हम लोग छोटे किसान में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग खाते से फायदा बहुत ज्यादा होता है। एक तो आपको हर एक चीज का मुआवजा अलग अलग आएगा छोटे किसान के रूप में। अलग अलग में बीमा अलग आता है। किसान सम्मान निधि में अगर 6 खाते तो 6 अलग अलग आता है। हालांकि देखा जाए तो ये हर एक परिवार की समस्या उस सब पुराने समय का चल रहा है। तो एक ये अच्छी, ये आप ये बातें आप सरकार तक नहीं पहुंचाना, नहीं तो सारी जो सुख सुविधाएं सरकार से हमें मिल रही है वो बंद हो जाएगी, है ना। ध्यान रखिएगा इसका। ऐसा ना हो जाए कि सर ये तो बड़ी अच्छी न्यूज दी आपने, पता चला कि इसकी किसी ने कंप्लेन कर दी गई, और ऐसे बहुत सारे किसान है जो निकले जिन्होंने यही काम किया है, और जो है सच्चाई बोलने के चक्कर में मैं सबसे पहले धरा जाऊं। ये समझ में आ गया? तो ये आप लिख लीजिए, एक अच्छा डेटा है, काम आएगा। अगली क्लास में इसको हम लोग आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। और तब तक आप लोग अपना एक नया क्वेश्चन लिख लीजिए। नया क्वेश्चन में दे लेता हूँ आपको। नए क्वेश्चन में क्या है हम लोग समझ लेते हैं।